रज्जन बौखलाहट के साथ कहता है, कौन है वो दो लोग बेटी? बोल, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। शालिनी चुप रहती है, कुछ जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा था जिन दो शख्स पर उसे शक था उनका नाम लेने से वो हिचकिचा रही थी। रज्जन शालिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, बोल बेटी, तू चुप क्यों हो गई? बता, कौन है वो दो शख्स जिन पर तुझे शक है? शालिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, मुझे जिन दो शख्स पर शक है उनमें से एक कछुआ है। रज्जन कुछ याद करते हुए कहता है, तू उसी कछुए की बात तो नहीं कर रही जिसके बारे में तूने मुझे एक बार बताया था? शालिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ बाबा, मैं उसी कछुए की बात कर रही हूँ जिसकी दादी सौदाई थी। जब से वो लौट कर आया है उसका बर्ताव थोड़ा अजीब है। मैंने उसके पास एक किताब देखी थी जिसमें कृकण हथियार कैसे बनाते हैं उसकी विधि लिखी हुई थी। उसके अंगूठे का नाखून भी नहीं है। रज्जन शालिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, अंगूठे का नाखून नहीं है मतलब? अंगूठे के नाखून की बलि देकर वो सौदाया बन गया है? शालिनी सहमत होते हुए कहती है, लगता तो कुछ ऐसा ही है बाबा। 9 महीने बाद जो कछुआ लौट कर आया है वो पुराना कछुआ नहीं है। उसे तंत्र मंत्र का भी ज्ञान है। मैंने उसे मंत्रों का प्रयोग करते हुए देखा है। जब मैं अघोरी के ठिकाने पर गई थी तो एक बार तो मुझे खुद उसकी मदद करनी पड़ी थी। रज्जन हैरानी के साथ कहता है, तू अघोरी के ठिकाने पर गई थी, पर क्यों? शालिनी जवाब देती है, अपने ताज को ढूंढने के लिए। रज्जन गहरी सांस लेते हुए कहता है, यक्षिणी का ताज? शालिनी हामी भरती है, हाँ बाबा, मैं युग बाबू और उनके दोस्तों के साथ वहां पर गई थी और किसी तरह सबका ध्यान भटकाकर वहां से अकेले निकल गई थी। वहीं पर पानी के अंदर अनंत संदूक था जिसके पास तो मैं पहुंच गई, पर उसके अंदर भी मेरा ताज नहीं था। फिर दूसरे रास्ते से मैं वहीं पर पहुंच गई जहां से हमने सफर शुरू किया था, ताकि युग बाबू और उनके दोस्तों को मुझ पर शक न हो। रज्जन कुछ सोचते हुए कहता है, अगर अनंत संदूक के अंदर भी तेरा ताज नहीं है तो फिर कहां पर है तेरा ताज? अब तो अघोरी भी मर गया है, फिर तुझे तो ताज मिल जाना चाहिए था। शालिनी मायूसी के साथ जवाब देती है, मुझे नहीं पता बाबा ताज कहां पर है। अपने ताज के बिना मैं अधूरी हूँ, उसी में सारी शक्तियां समाहित है। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा ताज चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। इतना कहकर शालिनी खामोश हो जाती है। रज्जन शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, वो दूसरा शख्स कौन है यामिनी बिटिया, जिस पर तुझे शक है? शालिनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, वो दूसरा शख्स है युग बाबू के सबसे करीबी दोस्त अभिमन्यु। रज्जन चुप खड़ा रहता है। शालिनी आगे कहती है, आपको पता है बाबा, युग बाबू के दोस्तों में सबसे चालाक और शातिर ये अभिमन्यु ही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। जिस तरह से वो मुझसे बातें करता है, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे उसे मुझ पर शक हो गया हो कि मैं शालिनी नहीं बल्कि यामिनी हूँ। पर वो उसी वक्त किसी तरह से बात को पलट देता है। हमेशा मेरे काम के वो आड़े आता रहता है। मैं युग बाबू से अपनी बातें मनवाना चाहती हूँ, पर वो अपनी बातें मनवा लेता है। रज्जन अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर बेटी, अब तूने मुझे बता दिया है ना कि तुझे किन दो शख्स पर शक है। उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तू बस देखते जा मैं इन दोनों के साथ क्या करता हूँ। शालिनी बौखलाहट के साथ रज्जन को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं बाबा, आप इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। रज्जन हैरानी के साथ कहता है, पर क्यों बेटा? शालिनी गुस्से के साथ जवाब देती है, क्योंकि ये दोनों मेरे शिकार हैं। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि इन दोनों में से किसने उस रात मुझे मारा था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे भी उसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरह उसने मुझे मारा था। रज्जन पलटकर कुछ नहीं कहता है। शालिनी रज्जन की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर आपको मेरी मदद करनी ही है तो मेरा शरीर और मेरा ताज ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरा शरीर और मेरा ताज वापस चाहिए बाबा। शालिनी के रूप में युग बाबू मुझे कभी नहीं अपनाने वाले। रज्जन शालिनी को दिलासा देते हुए कहता है, तू चिंता मत कर बेटी, तेरा बाबा तेरा शरीर और तेरा ताज ढूंढ निकालेंगे। शालिनी थोड़ा घबराते हुए कहती है, आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं बाबा। हमारे दुश्मन बढ़ गए हैं, आप उनसे बचकर रहना। शालिनी बेहोश पड़े युग की तरफ देखते हुए कहती है, अब आप यहाँ से जाइए, अगर कोई आ गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रज्जन घबराते हुए कहता है, पर बेटी तू यहाँ पर? शालिनी रज्जन को बीच में ही टोकते हुए कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं यहाँ पर सब संभालूंगी। अब तक संभालते आ रही थी, आगे भी संभालूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। रज्जन कहता है, और अगर मुझे तुझसे मिलना रहा बेटी तो? शालिनी कोड वर्ड में कहती है, तो फिर आप अच्छे से जानते हैं मुझे कैसे बुलाना है। रज्जन कुछ नहीं कहता है, हालात की गंभीरता को समझते हुए वहां से निकल जाता है। रज्जन के जाते ही शालिनी भी बड़ी मुश्किल से बेहोश पड़े युग को ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ले जाने लग जाती है।
इस तरफ रोंकामुचा गांव में हवेली के अंदर अमोदिता अपने कदम वंदना के कमरे की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता ने अपने हाथ में वही लाल रुमाल की पुड़िया पकड़ी हुई थी जिसमें पिछली रात उसने उल्लू की हड्डी रखी थी, जो उसने त्रिकोण हवन कुंड के अंदर से निकाली थी। जब अमोदिता वंदना के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उस कमरे में वंदना के साथ जानकी भी वहीं पर बैठी हुई थी। जानकी वंदना के बालों में तेल लगा रही थी। जानकी बेड पर और वंदना फर्श पर बैठी हुई थी। वंदना एकदम खामोशी के साथ बैठी हुई थी और जानकी उससे जमाने भर की बातें किए जा रही थी। जानकी वंदना के बालों में तेल लगाते हुए कहती है, वंदना बेटा, तुझे कितनी बार बोला अपने हाथों से तेल लगा लिया कर, पर तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। मुझे ही हर बार तेरे बालों में तेल लगाना पड़ता है। जानकी वंदना से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सामने नजर पड़ती है और वो देखती है कि दरवाजे पर अमोदिता खड़ी हुई थी। जानकी वंदना से रूबरू होते हुए कहती है, अमोदिता, तू कब आ गई और वहां दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही है? अंदर आना। अमोदिता कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहती है, बस अभी आई बुआ जी। जैसे ही जानकी की अमोदिता के हाथ के लाल रुमाल पर नजर पड़ती है, वो हैरानी के साथ कहती है, ये तेरे हाथ में क्या है? अमोदिता घबरा जाती है और मामले को संभालते हुए हिचकिचाहट के साथ कहती है, कुछ नहीं है बुआ जी, बस रुमाल है। अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, आप क्यों वंदना भाभी के बालों में तेल लगा रही हैं? मैं लगा देती हूँ ना। अभी अभी तो आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है और आप ठीक होते से ही काम करने लग गई। जानकी हंसते हुए कहती है, इसमें काम वाली क्या बात है बेटी, ये तो मेरा फर्ज है। इसकी देखरेख मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब इस बेचारी का मेरे सिवा है ही कौन? अमोदिता चालाकी के साथ कहती है, आप ऐसा क्यों बोलती हैं बुआ जी? मैं हूं ना अपनी वंदना भाभी का ख्याल रखने के लिए। आप जाइए और आराम कीजिए, मैं अभी वंदना भाभी को तैयार करके नीचे लाती हूँ। अमोदिता जानकी पर दबाव बनाने लग जाती है और जानकी को वहां से जाना पड़ता है। जानकी के जाते ही सबसे पहले अमोदिता दरवाजा लगा देती है। वंदना गुस्से के साथ कहती है, अब तू इतनी बड़ी हो गई अमोदिता कि तू मुझे तैयार करेगी? अमोदिता घबराते हुए कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था वंदना भाभी, वरना आप ही बताइए मैं क्या बोलती बुआ जी से। उनको नीचे भेजना जरूरी था, वरना उनके सामने थोड़ी आपको ये देती। इतना कहकर अमोदिता वंदना को लाल रुमाल की पुड़िया दिखाने लग जाती है जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। वंदना उस लाल पुड़िया को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, क्या है इसमें? अमोदिता आंखों की पुतलियां मटकाते हुए कहती है, इसके अंदर वही है वंदना भाभी जिसकी आपको जरूरत थी। जैसे ही अमोदिता ये बात बोलती है, वंदना के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। वो खुशी से फूले नहीं समाती है। वंदना खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब इसके अंदर उल्लू की हड्डी है जो मुझे चाहिए थी। अमोदिता हामी भरते हुए कहती है, हाँ भाभी, इसके अंदर वही है, आप खुलकर देखिए ना। वंदना अमोदिता की पीठ थपथपाते हुए कहती है, शाबाश अमोदिता शाबाश, मुझे पूरा यकीन था तुझ पर कि जो काम कोई नहीं कर पाया वो तू कर सकती है। आगे चलकर तू एक बहुत बड़ी सौदाइन बनेगी। तेरे अंदर सौदाइन के पूरे गुण हैं। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, सच भाभी? वंदना हामी भरती है, हाँ अमोदिता। इतना कहकर वंदना वो लाल रुमाल की पुड़िया खोलने लग जाती है। जैसे ही वो पुड़िया खोलती है, वंदना के चेहरे की खुशी तुरंत गायब हो जाती है। गुस्से से उसका चेहरा लाल होने लग जाता है। अमोदिता की नजर इस वक्त पुड़िया पर नहीं पड़ी थी। वो ख्याली पुलाव पका रही थी, एक बड़ी सौदाइन बनने का। वो अपने ही ख्यालों में मगन थी। वंदना गुस्से के साथ अमोदिता से कहती है, ये क्या है अमोदिता? अमोदिता पुड़िया देखे बिना नॉर्मल वे में कहती है, उल्लू की हड्डी है वंदना भाभी, यही तो आपने मुझसे मंगवाया था ना। आप पहचान नहीं पा रही क्या उल्लू की हड्डी? वंदना कसकर अमोदिता की चोटी पकड़ती है और उसका सिर पुड़िया की तरफ करते हुए कहती है, ये तुझे उल्लू की हड्डी दिख रही है? जरा देख इसे पहले। जब अमोदिता रुमाल को देखती है तो हैरान रह जाती है। पुड़िया के अंदर उल्लू की हड्डी की जगह राख रखी हुई थी जिससे बड़ी ही बेकार बदबू आ रही थी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या, इसमें राख कैसे आ गई? मैंने तो इसके अंदर उल्लू की हड्डी रखी थी। वंदना अमोदिता के बाल खींचते हुए कहती है, तू मुझे चालाकी दिखाती है, मेरे साथ मजाक करती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे एक सौदाइन के साथ मजाक करने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वंदना अमोदिता के बाल कसकर खींचने लग जाती है। अमोदिता दर्द से कराहते हुए अपने बाल छुड़ाते हुए कहती है, आह भाभी मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। भला मैं आपके साथ क्यों मजाक करूंगी? मैं सच कहती हूँ, इसके अंदर कल रात मैंने उल्लू की हड्डी रखी थी जो उस त्रिकोण हवन कुंड में से निकली थी। जैसे ही अमोदिता ये बात बोलती है, वंदना अमोदिता के बालों की पकड़ ढीली कर देती है
और हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? त्रिकोण हवन कुंड? अमोदिता अपनी उंगली क्रॉस करते हुए कहती है, ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे वंदना भाभी के सामने त्रिकोण हवन कुंड का जिक्र नहीं करना चाहिए था। वंदना फिर अमोदिता से पूछती है, बोल, क्या तूने त्रिकोण हवन कुंड में से उल्लू की हड्डी निकाली थी? अमोदिता झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं वंदना भाभी, मैं तो बस हवन कुंड की बात कर रही थी कि एक हवन कुंड के पास ही मुझे वो हड्डी मिल गई थी। वंदना की नजर उसी वक्त अमोदिता के हाथ पर पड़ती है। उसने अपनी उंगली क्रॉस करके रखी थी। वंदना समझ जाती है कि अमोदिता के मन में कुछ और ही चल रहा था। अमोदिता उससे झूठ बोल रही थी। वंदना उसी वक्त अमोदिता के बाल छोड़ती है और लाल रुमाल के अंदर जो राख थी उसे सूंघने लग जाती है। वंदना राख सूंघते हुए कहती है, इसकी गंध तो वैसी ही है, इसका मतलब ये त्रिकोण हवन कुंड में से निकला था। वंदना अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, अमोदिता तू नालायक की नालायक ही रहेगी। तुझे ये भी नहीं पता कि त्रिकोण हवन कुंड में से जो भी चीज निकलती है उसका उपयोग त्रिकोण हवन कुंड में ही करना पड़ता है। अगर उस चीज को हवन कुंड से दूर ले जाओगे तो वो चीज काम नहीं करती है, वो राख हो जाती है, इस उल्लू की हड्डी की तरह। अब अमोदिता के समझ आ गया था कि वो उल्लू की हड्डी कैसे और क्यों राख बन गई थी। वंदना अमोदिता से पूछती है, बोल, वो त्रिकोण हवन कुंड कहाँ पर है? मुझे उसकी जरूरत है। अमोदिता फिर झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा ना कोई त्रिकोण हवन कुंड नहीं है। वंदना अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहती है, देख, मुझसे झूठ मत बोल अमोदिता, तू बहुत झूठ बोल चुकी। मैं तेरी माँ नहीं हूं जो तेरे एक के बाद एक झूठ सुनते जाऊं। सच बोल। अमोदिता आधा सच और आधा झूठ बोलते हुए कहती है, ये बात सच है वंदना भाभी की ये हड्डी मैंने त्रिकोण हवन कुंड में से ही निकाली थी, पर ये नहीं पता कि वो त्रिकोण हवन कुंड कहाँ पर है। वंदना झट से पूछती है, तो फिर किसे पता है? अमोदिता झूठ बोलती है, वो माँ को पता है। मुझे माँ ही वहां पर ले गई थी मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर। पर प्लीज आप माँ को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। आप तो जानती हो माँ को। वंदना भारी आवाज के साथ कहती है, पर मुझे उस त्रिकोण हवन कुंड के पास जाना है, उसके लिए रजनी से बात करनी पड़ेगी मुझे। अमोदिता बौखलाहट के साथ कहती है, आपको माँ से बात करने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं ले जाऊंगी ना आपको वहां पर। वंदना अमोदिता पर शक करते हुए कहती है, पर अभी थोड़ी देर पहले तूने तो कहा था कि तुझे नहीं मालूम कि वो त्रिकोण हवन कुंड कहाँ पर है, फिर तू मुझे वहां पर कैसे ले जाएगी? अमोदिता घबरा जाती है। वो समझ गई थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और अब वो बुरी तरह फंसने वाली है। अमोदिता अपनी 2 उंगली क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं मैं वंदना भाभी को? उस त्रिकोण हवन कुंड के पास नहीं ले जा सकती, वरना इन्हें भी उस अनंत संदूक के बारे में पता चल जाएगा, फिर ये भी अपना हक मांगने लग जाएगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।